दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो जो मुझे लगता है कि होगा कि पीपीपी इवेंचुअली एग्री कर लेगी, एनएफसी अवार्ड को रिवाइज़ कर देगी, 18 अमेंडमेंट को जो है वो थोड़ा बहुत आधा अधूरा कर देगी, रिवर्स कर देगी और एक कोई ना कोई डील या एग्रीमेंट हो जाएगी और सूबा नहीं बनेगा। पर अगर तो इस्टेब्लिशमेंट एडमेंट होगी कि बनाना ही है सूबा और कोई तरीका नहीं है, कोई डील नहीं होगी, इस पे कोई बात नहीं होगी, तो वो एक ही तरीका है कि वो अचीव हो जाए कि कराची जलेगा। और मैं बहुत एक डार्क फ्यूचर देख रहा हूँ कराची का, एक बहुत वायलेंस देख रहा हूँ उस शहर में, सानय देख रहा हूँ उस शहर में कि अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक तारीख़ का अदना सा स्टूडेंट हूँ। तो तारीख़ में अगर आप देखें कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटकाया गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत मुल्क में पॉपुलर थे। कराची को ज़ियाउल हक ने कंट्रोल करने के लिए एक वॉर जोन बना दिया, जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया, एमक्यूएम को इस्तेमाल किया, सेक्टेरियन वायलेंस तक हुआ, सबको पता है। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो जब गवर्नमेंट में आई हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनी है 1988 में, दिसंबर 1988 में, और चंद ही महीनों बाद, मेरे ख्याल से गालिबन अगस्त था, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल कर दिया। सारा तारीख का हिस्सा है, सबको पता है कि आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। वो जब फेल हुआ है तो उनके उसके चंद महीनों बाद, मेरे ख्याल से मई में, एंड ऑफ मई में पक्का किला मैसेकर होता है। अगस्त, बिगिनिंग ऑफ अगस्त, 2 3 अगस्त, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिर जाती है। पीएमएलएन पे जब प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही थी, जब अब तो सबके सामने आ चुका है कि आईएसआई और जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं वो पीटीआई से प्रोटेस्ट करवा रहे थे, जलसे करवा रहे थे, तो एक मॉडल टाउन ट्रेजिडी भी हुई थी उसी दौरान। तो जब जब तारीख़ में आप देखेंगे, पाकिस्तान की तारीख़ का पहला मार्शल लॉ लगा जब एंटी अहमदी राइट्स हुए लाहौर में 1953 में, आई थिंक मे था। तो आप देखेंगे कि जो ये चेंज आती है, रिजीम चेंज आती है, ये दुनिया भर में आप देखेंगे। उससे पहले वायलेंस होता है, उससे पहले जो है कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है जिस पे आवाम बाहर आती है। बुशरा ज़ैदी वाक़या जो है उसके बाद से एक तरह की पॉलिटिक्स की गई। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, कौन करवाता है, कहाँ होती हैं, आप हर दफ़ा मैं कहता हूँ अपने से दूर रख के चीज़ देखें तो वो समझ में आ जाती है। ईरान में भी राइट बिफोर द वॉर इन द पास्ट ईयर बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी। एक इंसिडेंट के ऊपर प्रोटेस्ट हुई थी। उनकी जो मॉरल पुलिस है, मोरालिटी पुलिस है, वो वैसे ही पुलिस तो करती थी, डंडे मारती थी लोगों को, औरतों को बोलती थी स्कार्फ मत पहनो, पर जब एक औरत पे तशद्दुद हुआ, जो शायद रोज़ होता हो, जो शायद सालों से होता आ रहा है, लेकिन वो इंसिडेंट इंटरनेशनली इतना प्रमोट किया गया कि फिर ईरान में प्रोटेस्ट हुई। फिर इज़राइल ने तस्लीम किया अब हाल ही में कि हमने कोशिश की थी कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट करवा कर एक रिजीम चेंज करवाते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईरान को सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप औरतों को मारें। इसका मतलब ये है सिर्फ कि चीज़ें कब क्यों एम्पलीफाई होती हैं, कहाँ कौन उनको चलाता है, ये चीज़ें मीडिया कंट्रोल का, ब्रेन वॉशिंग का हिस्सा होती हैं। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ तो मुझे ये समझ में आती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की भी यही तारीख है कि पॉलिटिकल चेंज के अराउंड मैसेकर्स भी होते हैं। ये भी होता है कि आप अपनी पावर कंट्रोल करने की अगर कोशिश करें ना, तो फिर उसमें भी आप वायलेंस करते हैं। याह्या खान ने कोशिश की 1971 में, क्या हुआ सबको पता है। मुशर्रफ ने 12 मई 2007 करवाया, कराची की सड़कों को काउंटर स्ट्राइक बना दिया। उसके बाद रात को मुठ्ठियाँ लहराई कि देख ली मेरी पावर। नहीं पावर होल्ड कर सके उन्होंने अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश की। इसी तरह कराची में जब वायलेंस करवाना था तो इन्हीं जमातों को यूज़ किया गया। फिर जब इन जमातों की जो यूज़ केस है वो ख़त्म हो गया तो 2013 में फ़ौज ने ही आकर क्लीन अप किया और कराची के शहरों ने सलूट किया कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये कर दिया। रेंजर जो हैं वो तब से आए हुए हैं, तैनात हुए हैं पाकिस्तान में। सिंध बजट से 6 बिलियन हर साल जाते हैं और वो हैं भी हमारे मुहाफ़िज़, तो उनको मिलने भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्पेशली जेनज़ी के लोग हैं उनको कुछ नहीं पता उस टाइम के बारे में, क्योंकि वो जो 90s में कत्लो गारत थी वो पैदा ही नहीं हुए थे। और 2000s का जो टाइम था बोरीबंद लाशों का, सीज का, स्ट्राइक्स का, बॉम्ब ब्लास्ट का, वो शायद बहुत छोटे थे तो उनको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो टाइम कैसा गुज़रा है, हम लोगों ने किस तरह वो शहर जो है वो देखा है। तो अल्ताफ़ हुसैन ने 1980s 88 प्रॉब्ली, अल्ताफ़ हुसैन ने कहा था कि भाई महाजरों
इल्म छोड़ दो, किताबें छोड़ दो, बंदूकें उठा लो। उसी तरह का बयान जो है वापस हमें सुनने को मिला है। किसी भी तरह असला के लाइसेंस बनवाओ, चाहे तुम्हें कितनी बड़ी रिश्वत क्यों ना देनी पड़े, और असला रखो। आओ हमलावर हो, लड़नी है ना जंग, तुम्हें हमला करना है, करके देखो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बोला है कि मुहाजिरों हथियार उठा लो। तो कराची की बर्बादी, कराची की सिविल वॉर जो है, उससे पहले अल्ताफ़ हुसैन का ये बयान आया था, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये बयान आ गया है। तो लड़ोगे, लड़ोगे, लड़ोगे अपनी कौम के खातिर, अपनी तारीख के खातिर, अपनी शनाख्त के खातिर, अपने नफ्सियाती रद्द-ए-अमल के खातिर, अपने मुस्तकबिल के खातिर, तो हथियार उठाओ। हथियार उठाना पड़ेगा और हथियार उठाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि हिस्ट्री रिपीट हो। मुस्तफ़ा कमाल ने भी इस तरह की बातें की है कि भाई या तो आप कराची वालों को बता दो कि भाई हमारी ज़िंदगी में मरना ही लिखा है, कुछ इसी तरह की बातें की हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल अगर तारीख़ देख लें तो कराची के लोगों को सबसे ज़्यादा MQM ने मारा है। मैंने ये बातें तो आप खुद कहते हैं जब आप पाक सरज़मीन पार्टी में थे। MQM है बाजारी पार्टी, और वो बाजार में जो उसकी कीमत लगाएगा उसके साथ वो चली जाएगी, क्योंकि 40 सालों में MQM ने शहर के मैंडेट को बेचा है दोस्त। अगर तो इसको लसानी बुनियाद पे आपने बनाना है तो चलें हम पश्तून महाजर फसादात को साइड पे भी रखें। जनरली सड़कों पर सिंधी महाजर नहीं हुए इतने फसादात, पश्तून महाजर फसादात ज़्यादा हुए हैं कराची में। तो महाजर फसादात भी जो हैं, आफाक अहमद और अल्ताफ़ हुसैन की जो जंग थी उसमें जितने लोग कराची में मरे हैं, तो कौन मार रहा है कराची के लोगों को, आप बता दीजिए। और फिर उसके बाद जब जिन लोगों ने ये सब करवाया उन्हीं लोगों ने क्लीन अप करने के लिए फिर वही कराची के लोग मारे। तो कौन मारता है कराची के लोग, ज़रा हमें भी बता दीजिए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया, और वहां से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करके अमेरिका चले गए। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 13 सालों के बाद पाकिस्तान आते। आज मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ बैठे हुए हैं। वो पहले तो कहते थे कि ये एक रॉ एजेंट है, पहले तो ये अल्ताफ़ हुसैन को किस तरह की बातें करते थे कि शराबी ये वो, बेच दिया MQM ने, सालों साल बेचा है MQM ने, मुहाजिरों को बर्बाद कर दिया है MQM ने। आज फिर वो वही झंडा लहरा रहे हैं। जब पाक सरज़मीन का झंडा था तब इन्होंने बोला कि भाई नो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, अब पाकिस्तान है, ये मुहाजिर सिंधी डिवाइड लसानियत नहीं होगी। आज वही फिर लसानियत। भाई तुमने मुहाजिरों के लिए क्या जदोजहद की है? खालिद मकबूल 1993 में चले गए यहाँ से, 1993 में चले गए, 97 में वजीर बनने के लिए आए 2 महीने 3 महीने, उसके बाद फिर चले गए 16 साल, 92 से लेकर ये 2020 साल का गैप है। 16 साल अमेरिका में रहे, 16 साल अमेरिका में रहे। अमेरिका में नॉन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेरर में का नाम है। 16 साल रहने के बावजूद, इतनी दफा अप्लाई करने के बावजूद उनको अमेरिका ने पासपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, आमिर खान 20 साल MQM हकीकी चलाकर 10,000 मुहाजिर नौजवानों को मारने के बाद, 16 कब्रिस्तान बनाने के बाद आज जाकर उसके ऊपर खड़े होकर फाकिया करता है। अजीब मजाक है। तो जब अब बिल्ली खुलकर थैले से बाहर आ चुकी है और वही सियासत शुरू हो चुकी है जिसका एंड रिज़ल्ट लड़ाई ही है, गोलियां ही हैं, जाग मुहाजिर सिंधी तुम्हारा दुश्मन है, मुहाजिर तुम सब तुम्हारे दुश्मन हैं, हथियार उठा लो। उसके बाद क्या हुआ वही होगा जो पहले हुआ था। एंड आई सॉ ऑल ऑफ तो फिर कराची को सुबह शाम गालियां देने के बजाय कराची को पाकिस्तान से अलग कर दीजिए। दिस कमिंग, विच इज़ वाई मैं आपको पॉइंट आउट करे जा रहा हूँ, बार बार वीडियोस बनाए जा रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इस प्रोपेगेंडा में मत आएँ, खुदा के वास्ते ये ना होने दें। मुझे ये भी नज़र आ चुका था कि इस्टेब्लिशमेंट का फुल प्लान है फेडरल टेरिटरी बनाने का। जब इस्टेब्लिशमेंट आउट्स कुछ बोलना शुरू हो जाए ना आउट ऑफ द ब्लू, तो समझ जाइएगा कि व्हाट्सएप मैसेज आया है या पट्टा खोल दिया गया है। फवाद चौधरी ने ये बातें शुरू कर दी थी कि गवादर थोड़ी गवादर को बलूचिस्तान का ओमान का हिस्सा था, तो फेडरल टेरिटरी है कराची गवादर। इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कि भाई अगर तो ब्रीफ पीरियड ऑक्यूपेशन का हो गया, अमान के पास गवादर चला गया, तो फिर बलूचिस्तान की पूरी तारीख सब डिलीट हो जाती है। ये उसी तरह की बेवकूफ़ाना बातें जो कहते हैं सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। भाई मेरे, ब्रीफ पीरियड ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिंध की तारीख मिट गई। इस तरह तो फिर आप इसराइल को तस्लीम कर लें, बोलें ठीक है फ़लस्तीन थोड़ी था, ब्रिटिश पैलेस्टाइन था ना, ब्रिटिश मैंडेटरी पैलेस्टाइन था, तो ब्रिटिश की मर्ज़ी, वो जो जब चाहें जिसको भी दे दें, फिर आपको क्या इशू है।
वहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि यार एक ऑक्यूपेशन होती है, ऑक्यूपेशन को आप रेजिस्ट करते हो, कल को आप वही ऑक्यूपेशन साइड करके बोलो कि आज फिर हम ऑक्यूपायर हैं, तो आपके खिलाफ भी रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पर आप क्योंकि खुद ऑक्यूपायर हो, आप कहते हो कि नहीं वो तो ठीक है ना, बरतानिया का था, उन्होंने हमें दे दिया, हमने उनसे ले लिया। ऐसे तो फिर पूरा इंडिया जो है वो लंदन से चलता था, तो इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। लंदन इंडिया था तो लंदन के पास था, लंदन प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है वो चलाती थी इंडिया, तो फिर इंडिया तो क्यों है आज? लंदन से लो अपने सबक। क्या बेवकूफ़ाना बातें आप लोग कर रहे होते हो। ये सब मुझे नज़र आ रहा था, ये जो सिंधी महाजर हेट्रेड फैलाई जा रही थी मुझे नज़र आ रहा था, ये जो कराची को हड़पने की साजिश की जा रही थी मुझे नज़र आ रहा था। वो तो ईरान यूएसए वॉर हो गई, उसमें चीज़ें इतनी डिले हो गई, वरना ये चीज़ पहले ही होती हुई आपको नज़र आ जाती। ये एस्टैब्लिशमेंट का बहुत पुराना प्लान रहा है। ज़ियाउल हक का भी यही आइडिया था कि टुकड़े टुकड़े कर दो। देखें, जब पॉपुलैरिटी नहीं होती, जब लेजिटिमेसी नहीं होती, तब इस तरह की जो आइडियाज़ हैं वो आते हैं। जो लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, सबसे पहले उसको डिस्कस करो। ज़ियाउल हक का भी यही आइडिया था कि यार ये सूबे सूबे बना दो ताकि ये लोग रेजिस्ट करना छोड़ दें, इनको कंट्रोल करना आसान हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी जो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने स्टूडेंट यूनियन भी तबाह कर दिए, साथ ही साथ उन्होंने वायलेंस को इस्तेमाल किया स्टूडेंट पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसी तरह अयूब खान है कि भाई अच्छा पहले तो पैरिटी लाओ ना, ईस्ट पाकिस्तान के पास ज़्यादा रिसोर्स ना चली जाएँ, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की पैरिटी लाओ, फिर ये इंडिजिनस आइडेंटिटीज़ ख़त्म कर दो और रिसोर्स के ऊपर काबिज हो जाओ। 22 फैमिलीज़ मोस्ट ऑफ पाकिस्तान रिसोर्स उस वक्त कंट्रोल करती थी और आपको बताया जाता था पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है। तो इसी तरह अब भी जंग जो है वो रिसोर्सेज की है। अगर तो लोकल एम्पावरमेंट की होती तो जो माइंस और मिनरल्स बिल्स आ रहे हैं कि जहाँ माइंस और मिनरल्स हैं वो लोग वो फ़ैसला नहीं करेंगे, वफाक फ़ैसला करेगी। कराची को वफाक के हवाले करने का प्लान किया जा रहा है। वफाक खुद अभी अंडर वाटर है, पूरा रावलपिंडी डूबा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है, लोगों की गाड़ियाँ सब कुछ हो गई हैं, वो मीडिया नहीं हाईलाइट करेगा। तो भाई अगर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे सामने नज़र नहीं आ रही। अगर तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है तो डीएचए कराची का आप हाल देख लें, आपको नज़र आ जाएगी। तो रेस्ट ऑफ कराची को डीएचए भी बना दें अगर हम, तो भी क्या ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है? खैर, स्टॉप सिंधी हेट पे बड़े लोगों ने बोला कि यार एग्जैजरेट कर रहे हो। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों? अब आपको समझ में आ रहा है कि कितना खुलकर किया जाता है। सिंध का शहर, हिस्टोरिकली सिंध का शहर, सिंध का हार्ट, सिंध का कैपिटल, उसमें जलसे हो रहे हैं जिसमें सिंधियों को गाली दी जा रही है। प्लीज़ प्रिटेंड ना करें कि हमें समझ नहीं आता डॉग विस्लिंग क्या है। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या बोला कि ये जो अंग्रेज़ के कुत्ते नहलाने वाले हैं, ये एक घटिया तरीन बात, ये एक जाहिल तरीन बात। प्रॉपर रेसिज्म है, प्रॉपर हेट्रेड है, प्रॉपर हकारत है। अब आपको समझ में आता है ना मैं क्यों पुरानी बातें करता हूँ, क्यों हिस्ट्री से बात करता हूँ। ये वही कलोनियल सोच है। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी यही बोला था कि भाई अंग्रेज़ अगर इंसान है तो लोकल नेटिव जो है ना वो कुत्ते की तरह हैं। लियाकत अली ख़ान ने भी यही बोला था कि क्या कल्चर है सिंधी में, गधे वधे चलाते हैं ये लोग। ये वही सोच, वही घटिया तरीन ख़यालात रेसिज्म से भरे हुए जहनों में लोगों के डाले हुए हैं, नफ़रत उनके अंदर पैदा की हुई है। और ये सिर्फ एक मुस्तफ़ा कमाल नहीं है, ये कई लोग हैं। फैक्चुअली इस बात को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर तो हम ये बात करें कि भाई अंग्रेज़ों के कुत्ते, अच्छा ये बात भी अलग है क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने तो बोला था 1947 में अंग्रेज़ चले गए और काले अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। तो कौन है वो काले अंग्रेज़? 1947 में किसकी हुकूमत थी? तो क्या जो अल्ताफ़ हुसैन है वो पाकिस्तान के फाउंडर्स, पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा, मुस्लिम लीग के लीडर्स, उनके बारे में ये बात कर रहे थे। कौन है ये? आज आप काले अंग्रेज़ जो है वो किसी और को बोलते हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने तो 1947 में बोला था कि किया है ये। तो कौन थे वो लोग? आप बता दीजिए मुझे तो नहीं पता होगा। बी, पाकिस्तान मूवमेंट तो एंटी ब्रिटिश थी ही नहीं। पाकिस्तान की जो पूरी कलोनियल ब्यूरोक्रेसी है वो अंग्रेज़ों की कलोनियल ब्यूरोक्रेसी थी। तो वो तो लिटरल उनका डेफिनेशन ये था ना कि हम अंग्रेज़ के नौकर हैं। ये तो आपकी जॉब है, ये तो फैक्ट है।
आप नौकरी कर रहे हो ब्रिटिश के पास, आप अंग्रेज़ के नौकर हो, ये तो आपने लिखा हुआ तस्लीम किया हुआ है। इसी तरह मुस्लिम लीग का जो चार्टर बना है वो उसकी बुनियादी वजह ये थी बनने की कि मोहम्मदन्स यानी मुसलमान जो हैं इंडिया के, उनमें एक सेंस ऑफ लॉयल्टी पैदा किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी यही बोला था कि जंग मत करो, जंग जो कर रहे हैं वो तो बुरे लोग हैं, 1857 वाले लोग दुश्मन हैं, असल में ब्रिटिश के साथ चलो, इनके ग़ुलामी करो, लड़ो मत। तो सर ये बातें करने से पहले थोड़ी सी तारीख़ पढ़ लीजिए, तल्ख़ बातें हो जाएंगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। सिंध की जो तारीख़ है वो रेजिस्टेंस की तारीख़ है। आप रूपलो कोलो गूगल करें, कौन था रूपलो कोली, आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया ना हमारे हीरो कौन है। हमारे हीरो तो वो हैं सर, जिनको लक़ब दिए गए, जिन्होंने हमारी ज़मीनें बेचकर, हमारी अवाम बेचकर अंग्रेज़ से माल लिया। वो सर बन गए, वो प्रेसिडेंट्स बन गए, वो प्राइम मिनिस्टर्स बन गए, वो ब्यूरोक्रेट्स बन गए, वो लैंडलॉर्ड्स बन गए, और जो इस ज़मीन के लिए लड़े हैं उनका हमने तारीख़ में नाम ही मिटा दिया और हीरोज़ उन लोगों को बना दिया जो अंग्रेज़ के। अब आप मुस्तफ़ा कमाल से पूछ लें कि वो लोग क्या थे। इससे कोई वजह है ना कि इस मुल्क में राय अहमद खरल हमारा हीरो नहीं है, शाह महमूद कुरैशी हमारे हीरो हैं। ये पीर बाबे, ये लैंडलॉर्ड्स, ये सर्स क्यों बने, किस वजह से बने, चैट जीपीटी से पूछ लें अगर आपको नहीं पता। आपको सच्ची तारीख नहीं पढ़ाई जाती, नहीं सिखाई जाती, नहीं बताई जाती, तो ये जो एक नफ़रत है एक ख़ास एलीट में कि हर नेटिव पंजाबी पेंडू, पश्तून जाहिल, बलोच गद्दार, बंगाली हिंदू, सिंधी जाहिल, ये जो एक ख़ास हेटरेड है ना, उन्होंने पाक स्टडीज़ में भी डाल दी, मीडिया में भी डाल दी, और फिर उसी नफ़रत में जो पली बड़ी लोग हैं वो यही सोच लेकर आज आगे बढ़ रहे होते हैं कि अंग्रेज़ के कुत्ते तुम लोग दुलाने वाले। ये जो एक हकारत है ना कि हम तो असल में बिकॉज़ हमें अंग्रेज़ ने भूत चाटने के लिए रख लिया था, हम लोग नहीं हैं, हम लोग कॉलोनाइजर्स हैं, और जो लोकल नेटिव्स हैं ना सारे, ये अंग्रेज़ के कुत्ते दुलाने वाले लोग हैं, ये अंग्रेज़ के कुत्ते हैं। भाई जो अंग्रेज़ का पट्टा बांध कर नौकरी कर रहा है वो अंग्रेज़ का कुत्ता है या जो बंदूक उठा के अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। सिंध में होर मूवमेंट की आप हिस्ट्री देख लें, कोई वक्त निकाल लें, कोई साल निकाल लें, रैंडमली ब्रिटिश ऑक्यूपेशन का कोई साल दे दें, उसमें मैं आपको बता दूंगा क्या रेजिस्टेंस हुई है। कब सिंध ने रेजिस्ट नहीं किया, कब सिंध ने आर्म्स नहीं उठाए। कोली फोर्सेस का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। होर मूवमेंट, पूरी मूवमेंट रेजिस्टेंस की थी, इंडिजिनस रेजिस्टेंस की थी, हमें बताई नहीं जाती ना क्योंकि ब्रिटिश के ग़ुलाम हमारी तारीख़ लिखते हैं। इसी तरह जो असेंबलीज़ हैं उसमें भी यही हुआ, उसमें भी लड़े हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होने का असेंबलीज़ के अंदर जो लोग थे उन्होंने जाकर लड़कर, अब ये दूसरा झूठ शुरू हो जाते हैं लोग कि वो तो सारे हिंदू थे। भाई ये तो चैट जीपीटी आपको बता सकता है ना, उस वक्त भी 1947 में भी मेजॉरिटी जो है सिंध असेंबली की वो मुसलमान थे। पर्सनली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदू थे, मुसलमान थे, यूरोपियंस थे, कौन थे, क्योंकि वो सिंध असेंबली का हिस्सा हैं तो वो सिंधी हैं। जस्ट बिकॉज एक रेसिस्ट बात की जाती है या एक आज के लोगों को गाली देने के लिए ये तासुर क्रिएट किया जाता है कि हाँ हिंदू थे सिर्फ, ये तो सारे ग़ुलाम ही थे। इसीलिए मैं आपको ये रिलीजियस कन्फिगरेशन असेंबली की बता रहा हूँ। असेंबली में लड़े, सड़कों पे लड़े, मुफ्त में कभी आज़ादी नहीं मिलती। ना सिर्फ सिंध की आज़ादी के लिए या सिंध को विद इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम इंडिपेंडेंट करने के लिए, ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम से भी लड़े हैं भाई, लोगों ने जाने दिए हैं अपनी। हमारी हीरो सीरीज़ में मैंने हेमू कलानी पे जो स्टोरी बनाई थी वो जाकर देख लीजिए। और आई नो मैं एक बहुत कन्वीनियंट एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन ड्रैग्ड इनटू द मिडल ऑफ दिस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट एंड आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट, विच इज़ वाई मैं फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। मुझे दोनों तरफ ये चीज़ नज़र आ रही है। NCCI को जब अयाज लतीफ़ वलीजो को बुलाया, वहाँ पर उसके बाहर एक जलसा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों में से एक तरफ पर हूँ। सिंधी नेशनलिस्ट भी अगर मुहाजिरों को गालियाँ देंगे, एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक्सट्रीम्स अगर एक दूसरे को गालियाँ देंगे ना, तो ये इस्टेब्लिशमेंट के फ़ायदे में है, क्योंकि दोनों जज्बात आपने दोनों तरफ उभारने ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ताकि कोई जंग हो, ताकि कोई स्पार्क हो। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा कि सिंधी मुहाजिर भाई भाई की बात की जाए। देखें
रेसिज्म को हाईलाइट करना रेसिज्म नहीं है। यही एक बेवकूफ़ी की जाती है कि जो लोगों की जहालत है, जो लोगों का रेसिज्म है, वो जब मैं हाईलाइट करता हूँ या मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ तो लोग कहते हैं आप रेसिस्ट हैं। मतलब जो आदमी कह रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर वो रेस की बात कर रहा है, नहीं। जो हकायक हैं या जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं उनको हाईलाइट करना ज़रूरी है ताकि हमारी जो अगली जनरेशन है वो उसी तरह हमारे बच्चे ना मरें जिस तरह 90s में हमारे बच्चे मरे थे। ये जो बेवकूफ़ाना बातें हैं, किताबें छोड़ के बंदूक नहीं, बंदूक छोड़ के किताबें उठा लो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब जाहिलाना बातें की जाएं, जब नफ़रतें फैलाई जाएं, शायद जो लोग ऑन दी आउटसाइड हैं और नॉट अवेयर ऑफ दिस पॉलिटिक्स, उनको समझ नहीं आता कि ये जो बयान हैं ये कितने नफ़रत अंगेज़ हैं, इसमें कितना तासुब जुड़ा हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो कह दिया 60% सिंध हमारा है। तो ये जो एक सोच है ना, मैं इस सोच को ज़ायनिस्ट समझता हूँ, इस सोच को दराज के इसराइली समझता हूँ। इसका किसी कौम से कोई वाबस्तगी नहीं है। ये जो इंतहाई जाहिलाना बातें, एक जगह जहाँ लोग रह रहे हैं, एक जगह जहाँ लोगों के घर हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, वो 60% आपका कैसे हो गया? अच्छा भाई, सिंधी क्यों आपको प्रॉमिस किया गया? मटरूका पंजाब कहाँ है? मटरूका खैबर पख्तूनख्वा है? मटरूका बलूचिस्तान कहाँ है? कहाँ है? आपको किसने जाकर सिंध वादा कर दिया? बेवकूफ़ाना जाहिलाना बातें। शब्बर जैदीन बोलिए लियाकत नेहरू पैक्ट में किया था, गूगल कर लो, पढ़ लो। ओपन चैलेंज है ना, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना इंटरनेट अवेलेबल है, पूरे इंटरनेट को ओपन चैलेंज है कि लियाकत नेहरू पैक्ट में कौन सी लाइन में लिखा हुआ है कि सिंध का ज़मीन जो है लोग रह रहे हैं जहाँ वो आपको प्रॉमिस की गई है, बता दिया है। आगे है गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है। अभी लिखें लियाकत नेहरू पैक्ट PDF, पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ें और मुझे वो क्लॉज निकाल के दे दें। तो सीधा सीधा चैलेंज है। आप कह रहे हैं नेहरू लियाकत पैक्ट में आपको पूरी ज़मीन प्रॉमिस हुई थी, पढ़ लें, 5 पेज गए सिर्फ, वो क्लॉज निकाल के दे दें जिसमें प्रॉमिस हुई थी। जब ऐसा कुछ उस पैक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है तो ये जाहिल लोग इसलिए ये बात करते हैं ना कि इनको भी पता है, आप पढ़ोगे नहीं, आप फॉलो। अब ये कोई एंटी मुहाजिर बात नहीं है, ये एंटी खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात है, क्योंकि वो एक जाहिल बयानिया बनाने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली तो आप बहुत इंटाइटल्ड थे, इन लोगों ने चुराई है, इनको मारो जाकर। डायरेक्ट ही हो गए ना, वो हथियार उठाओ। वो यही कहना आपके अंदर दिलाना चाह रहे हैं, एक एहसास कमतरी आपके अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। और मेरी बात ना माने तो मुस्तफ़ा कमाल की बात मान लें। मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद बोला कि मेरे बाप दादा पे एहसान है सिंधियों का, मेरे बाप दादा को ज़मीन दी, जगह दी, घर खोला, अंसार की हैसियत रखते हैं सिंधी। मेरे सिंधी भाइयों, तुम मेरी और मेरी नस्लों के लिए अंसार का दर्जा रखते हो। तुम मदीने के अंसार की तरह हो। तुमने मेरे बाप दादाओं को इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में हिजरत करके आए, अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीनें छोड़कर आए, अपना घर-बार छोड़कर आए। तुमने दोनों हाथ फैलाकर मेरे आबा व अजदाद को गले लगाया। ऐ मेरे सिंधी भाइयों, तुमने जगह दी, तुमने मेरे आबा व अजदाद को गले लगाया। तुम आज की इस दुनिया के रसूल के उम्मती, तुम अंसार हो। हम तुम्हारा ये एहसान अपनी। तो ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि अंसार की तरह सिंधियों ने अपने घर खोले, अपनी ज़मीनें खोली। पंजाब ने जब रेफ्यूजीज़ लेने से मना कर दिया, सिंध ने वो रेफ्यूजीज़ लिए। जितनी बर्दाश्त थी, जितनी कुव्वत थी, उससे ज़्यादा सिंध ने रेफ्यूजीज़ लिए। इवेंचुअली पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने जो है, अली उस्मान कासमी की किताब में आप जाकर पढ़िए, व्हाट वाज इट कॉल्ड, खोखरापुर जो बॉर्डर है, बंद कर दिया कि भाई और लोग ना आओ। ये सब सिंध ने अपने घर खोलकर, आज तक मोहल्ले हैं हैदराबाद में जहां मुहाजिर कम्युनिटीज़ रहती हैं जो रेंट बेरली देती हैं या नहीं देती, 100-200 महीने में रह रही होती हैं। पूरे मोहल्ले, ख़ानदान, क्योंकि जिन लोगों की वो ज़मीनें थी उन्होंने अंसार की तरह अपने घर खोले और अपने बच्चों को भी सिखाया कि यार ये हमारे मेहमान हैं, ये मुहाजिरीन हैं, इनसे आपने रेंट नहीं लेना। इतनी खूबसूरत स्टोरियाँ पार्टीशन की। इस महंगाई के दौर में एक कमरे के मकान का किराया सिर्फ 10 रुपए। 2 कमरों का घर है, 20 रुपए किराया देते लोग गरीब। ये कोई पसमाना शरीफ इलाका नहीं और ना ही 1950 की बात हो रही है। हैदराबाद के इस इलाके में मकान का किराया है सिर्फ 10 से 20 रुपए। ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब तालपुर खानदान के मीर अली अहमद तालपुर ने महाजिरीन के लिए घर तामीर किए। कॉलोनी का नाम अपने दादा मीर महमूद के नाम पर रखा। जब शुरू में आए थे तो कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह नहीं रहना चाहते। उन्होंने शुरू में 4 आना, 8 आने, 1 रुपए, इस तरह करके अब इसे 10 रुपए को 40 रुपए से ज़्यादा। उसको
उनको आप नफ़रत दिलाने के लिए, अपने लोगों को हथियार उठवाने के लिए आप कितना गंदा करके पेश कर रहे हैं। चलें, आपको सिंधियों से नफ़रत है, आप सिंधियों को तो गालियाँ दें, बट माजरत के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी, आप अपने बाप दादा को भी गाली दे रहे हैं। आपके बाप दादा एक पाकिस्तान का ख्याल लेकर आए थे, वो लालच में नहीं आए थे। दिस आइडिया कि हाँ मेरे बाप दादा को कहा गया तुम्हें इतने एकड़ ज़मीन मिलेगी इसलिए वो पाकिस्तान आए, आप क्या कितना घटिया समझते हैं, मतलब आप कितना बुरा समझते हैं उनको। लियाकत नेहरू पैक्ट साइन जो है वो हुआ है 1950 में, तो 1950 का साइन हुआ हुआ पैक्ट 1947 से पहले कैसे ज़मीनों का किसी को वादा कर सकता है। मतलब ये 60% का फिगर आपके पास आया कहाँ से, किसने आपको कान में आकर बोला, कहाँ से ये वही आती है आपको जो आप बोल देते हैं आगे। हाल ही में इस पॉडकास्ट पे याकूब खान मंगेश भी आए थे, उन्होंने आपको बताया कि सिंधी नहीं चाहते थे हिंदुओं को निकालना। सिंधियों ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो ना जाएं पाकिस्तान छोड़कर। जो हिंदू का यार है गद्दारी, जो मोदी का यार है तब से चल रहा है। तो लियाकत अली खान ने अयूब खोड़ो को सुनाई कि तुम क्या मुहाजिरीन को अरेस्ट कर रहे हो, तुम हिंदुओं के साथ हो। तो लोग छुरियाँ लेके घर में जाकर प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो कर रहे थे। एंड व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू स्टेप इन, द फेडरल गवर्नमेंट स्टेप्ड इन, देन दे फोर्स्ड देम टू रिलीज ऑल ऑफ देम। बिल्कुल अरेस्ट भी किए थे, उन सबको छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, ये बहुत हुआ। एंड मतलब सिंध, मतलब आई होप इस पे लोग ज्यादा काम करें। अगर आप सिंध आर्काइव्स में जाएं तो फाइलें की फाइलें भरी हुई हैं इस सारे बैक एंड फोर्थ से कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है जी हम इनको क्यों निकालें, ये सिंधी हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये मुसलमान सिंधी नहीं है तो इसलिए निकाल दे। उन्होंने कहा पर ये जाएंगे कहाँ, मतलब सिंधी तो इनकी मतलब आइडेंटिटी है और यहीं से है, तो हम इनको क्यों, जब खुद नहीं कोई जाना चाह रहा तो हम क्यों इनको भेजें। सो अगेन दैट वाज आई थिंक फाउंडेशनल मोमेंट के ऊपर ना, दैट वाज समथिंग दैट शुड हैव बीन डिस्कस्ड। नहीं हुआ। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो ऊपर से आई, दैट अनॉयड मोर सिंधीज, बिकॉज एक तो फेडरल गवर्नमेंट की वैसे कोई हाई ओपिनियन ऑफ सिंध गवर्नमेंट था नहीं। देखिए खोड़ो साहब को अप्रैल 48 में रिमूव किया गया, मतलब पाकिस्तान बने साल भी नहीं हुआ था और उन्होंने अपना घर लियाकत अली खान को दिया था। If I don't take it, somebody else will take it. जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं अयूब खोड़ो, उन्होंने भी कोशिश की जिसकी वजह से उनको कहा गया कि तुम हिंदुओं के यार हो। उनकी एफिजीज जलाई गई, डॉन जैसे अखबारों में एडिटोरियल आए कि हिंदुओं का दोस्त है। लियाकत अली खान ने अयूब खोड़ो को बोला कि शर्म करो, तुम मुसलमान कैसे हो, तुम हिंदुओं का साथ दे रहे हो, क्योंकि वो कह रहे थे कि मत मारो इनको, इनके घरों में मत घुसो, इनके घर मत चुराओ। एंड अगेन Sindh government was very clear कि we will not kick out Hindus. Those who want to leave probably might want to leave. वो अपनी उनकी मर्जी है, मगर गवर्नमेंट किसी को नहीं निकालेगी क्योंकि वो सिंधी हैं। और आज भी देखे, मैं इंटीरियर सिंध कितनी दफ़ा गया हूँ, आपको हिंदू सिंधी और मुसलमान सिंधी में फ़र्क नहीं दिखाई देता। बोली भी वही है, खाना पीना भी वही है, शक्लें भी वैसी है, कोई खास फ़र्क नहीं है। स्पेसिफाई करते हैं आप कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत सारे पॉडकास्टर जो कहते हैं ये नेगेटिव चीज़ है, सिंधियों जाओ तो नमाज भी नहीं पढ़ना आती उनको। नहीं, नमाज पढ़ लें, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो एक कहता वो तो पर्सनल मामला है। शायद वो पढ़ भी रहे हो, आप क्या घर में जाके चेकआउट करते हैं। तो मगर चक्कर ये है कि देखिए यहाँ ना, क्योंकि लोग गए नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ सिंध गवर्नमेंट गॉट सो नर्वस अबाउट दिस कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी ने इंडिया, ये मेरे पास न्यूज़पेपर में, क्योंकि पाकिस्तान टाइम्स और ये देखता था, तो वहाँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन था कि अगर किसी हिंदू ने इंडिया अपने रिलेटिव्स को भी विजिट करने जाना है ना, तो वो बॉन्ड जमा कराएगा कि वो वापस आएगा। तो द सिंध गवर्नमेंट डिड नॉट वांट एनीवन टू लीव बिकॉज उनका एक सिंधी कल्चर, एक सिंधी थॉट थे कि भी हमने पाकिस्तान बनाया, इसका ये मतलब नहीं कि हिंदू सिख छोड़ के चले जाए। हर चीज़ को एक एथनिक लेंस से देखते हैं, आप एक ह्यूमन लेंस से देखिए कि मुहाजिरीन को जो खबरें मिलती थी कि दिल्ली में वायलेंस हुआ है, तो वो उनके फैमिली मेम्बर की डेथ की कोई ख़बर आए तो वो गुस्से में जाकर फिर कराची में, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री के वाक़ये हैं कि उन लोगों के घरों में घुसकर जो है घर चुराए, मारा लोगों को। फिर जो लोग अरेस्ट भी हुए तो फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया कि इन लोगों को छोड़ दो। ये है हमारी तारीख़ का हिस्सा। इसी तरह मैं क्या कहता हूँ, हमेशा अपने से दूर रख के देखो तो चीज़ आसान हो जाती है। इलियास चट्टा का पूरा पेपर है माइग्रेशन करप्शन के ऊपर, वो पंजाब में है। आप अगेन ना एक ह्यूमन लेंस से देखिए कि एक टाइम करप्शन का आम हुआ था बाज़ार। सलमान राशिद तो एनेक्डोटली आपको कहानियाँ बताते हैं ना कि कितना लोगों ने पैसा बनाया, बट इलियास चट्टा के पेपर में वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड। पेपर है सम फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम, पार्टीशन एंड द हिस्ट्री ऑफ इवैक्यूएट प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इंडिया क्लेम्ड दैट द हिंदू एंड सिख रेफ्यूजीज लेफ्ट बिहाइंड 38.1 billion वर्थ ऑफ रिसोर्सेज इन पाकिस्तान कंपेयर्ड विद द मुस्लिम रेफ्यूजी इवैक्यूएट प्रॉपर्टी इन इंडिया एट जस्ट
3.8 billion and demanded that the Pakistan state should make up the difference to India. यानी जो प्रॉपर्टी आने वाले लोगों को मिली वो 10 टाइम्स थी, तो रफली हर इंसान को जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी उससे 10 टाइम्स मिली. Refugees too illegally occupied the houses of non-Muslims but also filed false and inflated applications for their claims and submitted false affidavits to prove them. Many obtained multiple allotments on a single claim. There were also many who were not genuine evacuees at all. तो इस तरह आपको नज़र आ रहा है कि भाई करप्शन हो रही थी. अगेन एथनिसिटी बाहर भाड़ में जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो मकामी थे, वो भी तो करप्शन कर रहे थे ना. कि अगर आप क्लेम ले रहे हो तो कोई क्लेम साइन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का हिस्सा बना हुआ है, कोई जो खाली नहीं थे घर वो भी इन्होंने ले लिए. अगेन वो पंजाब की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते हर चीज़ को एक सिंधी महाजिर इशू बनाकर मत देखें. तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़रा हमें बताएं कि कौन सी 60% ज़मीन है जो आपको वादा की गई, जो आपको प्रॉमिस की गई, जो आपको मिलनी थी, जो आपको नहीं मिली, जो ये शायद जिस तरफ नज़र की जा रही है. अगेन पढ़ते लिखते हैं नहीं, कहीं से सुन लेते हैं, बातें करते हैं. पंजाब एलिनेशन एक्ट पास हो गई थी जिसकी वजह से पंजाब में लैंड रिफॉर्म हो गया था. सिंध एलिनेशन एक्ट जो है वो सिंध असेंबली ने पास कर दी थी, वो लियाकत अली ख़ान ने रोक दी. वो असेंशन नहीं मिला कायदे आज़म से. वो जो 40% एग्रीकल्चरल लैंड था जो सिंधियों का था, जिसके सिंधी लैंड ओनर्स थे, वो सिंध एलिनेशन एक्ट से ऑन पेपर हो जाना था. वो लियाकत अली ख़ान ने रोक कर उसको इवैक्यूई प्रॉपर्टी बनाकर महाजरों में बांट दी. उसको ये जो चीज़ है अब इसको समझने की ज़रूरत है. मॉर्टगेज आपको भी समझ में आती होगी कि क्या होता है. बैंक जो है उसको आप पैसे देते हैं, इवेंचुअली 20 साल 30 साल 40 साल पैसे देके वो लैंड आपका हो जाता है. इस तरह सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं थे. तो हिंदू मेनली, जिस वजह से बनिया पेजोरेटिवली भी इस्तेमाल किया जाता है, मनी लेंडर्स थे. तो अगर मेरा लैंड है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने उस पर फर्टिलाइज़र लेना है, खेती लगानी है, अब मैंने पैसा उठा लिया, अब मेरे पास कोई कोलैटरल नहीं है, तो मैं कोलैटरल दे देता हूँ लैंड. अब समझे मेरा लैंड अगर ₹1,00,000 का है, मुझे चाहिए ₹10,000. मैं उतना मुझे 10,000 दे दें, मैं कोलैटरल अपना लैंड रख देता हूँ, मुझे अपनी खेत लगाना है. वो उसने लगाया, अगले साल मैं उसको ₹1,000 देता हूँ, अगले साल मैं उसको 2,000 देता हूँ, अगले साल मैं उसको 3,000 देता हूँ. 10 साल में मैं उसको 25,000 दे चुका हूँ, लेकिन मेरे पर अब तक 5,000 कर्ज है. क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो ना. वो हर साल बढ़ता रहेगा. मैं मैथ करके आपको नहीं बताऊंगा, बट अगर आप समझें 20% है, आप 10,000 ओ करते हो तो अगले साल 12,000 ओ करोगे. तो अगर आप ₹1,000 भी दे रहे हो तो इवन दो यू पेड ऑफ 1,000, आपका कर्ज 11,000 हो जाता है. तो पंजाब एलिनेशन एक्ट, फिर सिंध एलिनेशन एक्ट, उसका यही मकसद था कि जो ओरिजिनल लैंड ओनर्स हैं, जो बेचारे हारी हैं, जो बेचारे अगर 10,000 उन्होंने लिया था तो 10 साल 20 साल में वो 20,000 देकर भी कर्जदार हैं, वो लैंड उनको दे दिया जाए, उनकी ओनरशिप जो है वो उस पर रिकग्नाइज़ कर दी जाए. ये पंजाब में हो गया. सिंध में ये नहीं हुआ, ये चीज़ रोकी गई, ज़मीनें दी गई. तो ये कहना कि भाई 40% हमें मिल गई, बाकी 60% भी हमें मिलनी चाहिए थी. अब मैं इस सोच को इजरायली ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, आप मुझे बता दें. मैं किसी कौम, किसी लोगों के बारे में नहीं कह रहा. ये जो ख़ास लोग हैं, ये जो एक एलीट कब्ज़ा माफिया है, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना. वरना तो सिंध ने अपनी सारी रिसोर्सेज लगा दी. सिंध ने तो अपना कैपिटल, अपना हार्ट, हर चीज़ कुर्बान कर दिया. हर चीज़ जो कराची में सिंध थी, सिंध बिल्डिंग, सिंध अथॉरिटी, उसको आपने कराची अथॉरिटी बना दिया. सिंध यूनिवर्सिटी तक को आपने उठा के हैदराबाद भेज दिया. पूरी सिंध गवर्नमेंट को हैदराबाद भेज दिया. लिटरली सिंधी साइन बोर्ड्स तोड़ दिए. सारे सिंधी मीडियम स्कूल्स टेक ओवर करके उर्दू मीडियम कर दिया. कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी में एग्ज़ाम लेने से बंद कर दिया. तो सिंध ने तो ये सब किया ना. पूरी पाक कराची के जो सारे मोहल्ले हैं, ज़मीनें दी गई, गवर्नमेंट ने ज़मीनें दी, सब्सिडाइज रेट पे लोगों के लिए घर बनाए गए, घर दिए गए, पूरे मुल्क की रिसोर्स लगा के कराची बनाया गया. दिस आइडिया कि अब एक खूबसूरत मोमेंट इन आवर पास्ट विच शुड बी सेलिब्रेटेड, कि भाई कितनी अच्छी चीज़ थी,
उसको इतना गंदा करके आप चलें सिंधियों के खिलाफ इतना बहुत निकाल रहे हैं, पर आप अपने एंसेस्टर्स को भी गालियां दे रहे हैं ये करके। खुदा के वास्ते मेरे जो पढ़े लिखे महाजिर भाई बहन हैं, ये जो एक फॉल्स सेंस ऑफ विक्टिमहुड क्रिएट किया जाता है अपनी लो हैंगिंग फ्रूट को यूज़ करके पॉलिटिक्स करने के लिए, लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को, एक गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी बर्बाद है, वो पानी शार फैसल पे सारा दिन गालियाँ पड़ती हैं, फिर उसकी बाइक डूब जाती है, अब वो घर जाता है, उसको बोलते हैं पता है तेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों है, पता है तेरे पास खाने के पैसे क्यों नहीं है, इसलिए नहीं कि एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, इसलिए क्योंकि सिंधी तुम्हारा दुश्मन है। फिर उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर वो देखता है कि कोई सिंधी पॉलिटिशियन है जो वीगो में जा रहा है और MQM जैसे लोग, जिस तरह आपके कंधे पे शैतान नहीं होता कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसने तुम्हारा पैसा चुराया है, असल में तो तुम्हें इस वीगो डाले में होना चाहिए था। वो अलग बात है कि सारी MQM इलेक्ट होकर ख़ुद यही क्लास बन गई, ख़ुद अपने महल बना लिए, ख़ुद वही वीगो डाले में घूम रहे होते हैं। अगेन इट्स नॉट अ सिंधी महाजिर थिंग। बिलावल भुट्टो और मुस्तफ़ा कमाल सेम क्लास के हैं, मैं और एक गरीब महाजिर सेम क्लास के हैं, बट आपको एक एनिमी दिखाकर सियासत करना आसान है। जिस तरह इंडिया में ये बोलते हैं कि भाई मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तो आम हिंदू जो है वो इस चीज़ में आकर बीजेपी को वोट दे देता है। अमेरिका में ट्रंप ने बोला कि भाई असल में तुम इमिग्रेंट्स तुम्हारे दुश्मन हैं। ये हर जगह लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाली सियासत करना आसान है। नाज़ी जर्मनी में उन्होंने बोला जूस तुम्हारे दुश्मन हैं। तो प्लीज़ खुदारा इस प्रोपेगेंडा में मत आएँ, इस झूठ पे मत यकीन करें जो एक फॉल्स सेंस ऑफ विक्टिमहुड है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये झूठ है। एंड आई नो, क्योंकि 30-40 साल इस पे सियासत की गई है, फिर मीडिया भी उसी तरफ झुका हुआ है उनका, तो उन्होंने प्रमोट किया गया है, तो ये रिपीट कर कर के लोगों के जहन में चीज़ बिठा दी गई है। इसमें से कुछ भी सच नहीं है। प्लीज़ इसको रेजिस्ट करें, आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा। मैं अगर बोलता हूँ तो किसी को कुछ सच नहीं नज़र आता, हिस्ट्री नहीं नज़र आता, किताबें नहीं नज़र आती, मेरी रेफरेंसेस नहीं नज़र आती, नज़र आता है तो एक सिंधी नज़र आता है। तो आप लोगों को ये मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कम्युनिटीज़ करीब आएँ, ताकि एक सच्ची हिस्ट्री बताई जाए, ताकि सिंधी मुहाजिर एक दूसरे से गले मिलकर सेलिब्रेट करें कि भाई अगर एक तरफ मुहाजिरीन है तो दूसरी तरफ अंसार है। अंसार को गाली देकर, अंसार की एथनिक क्लेंजिंग कराकर, अंसार को चाकू मारकर, हथियार उठवाकर जिन लोगों को हमेशा फ़ायदा होता है उनका तो फ़ायदा हो जाएगा, बट इस शहर का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो खुदारा जागें, इस तरह नहीं कि जाग मुहाजिर जाग, जाग इंसान जाग और देख तेरे साथ क्या हो रही है, को क्या हो रहा है। प्लीज़, हमने देखा कि इंडिया में गुजरात में हुआ, हमने देखा 47 में क्या वायलेंस हुआ, देखा 71 में क्या वायलेंस हुआ, हमने देखा इस शहर ने क्या क्या सफ़र किया है। खुदारा ऐसा कभी फिर इस शहर में ना हो। इस वजह से जो एक जहन साजी की जा रही है इसको रोक लें, प्यार बांटें, नफ़रतें नहीं। थैंक यू। शक्कर चलो, मैंने शक्कर के बाजार वालों से पूछा, मौजरों से, कि भाई आप लोग भी मौजरे सुबह बना रहे हैं? कह रहे नहीं मुस्तफा साहब, हम तो नहीं चाहते सुबह बनना, हमारा तो कारोबार है यहाँ पे। सारे मौजरों